स्टूडेंट, आज हम लोग बीपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, जो कि 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन रहेगा। यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आपको 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो एग्ज़ाम आपके अगले महीने यानी कि जून में होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए ताकि आपके आने वाला एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत न हो सके। और मेरा मानना ये है कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 10 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन 10 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए। इससे आपको क्या होगा कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इस सिलेबस के अनुसार कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उसका क्वेश्चन का पैटर्न है, कितने हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मॉडर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में आप पिछले साल के जब क्वेश्चन बनाइएगा उससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा। और जब पैटर्न पता चलेगा तो उसी तरह से आप तैयारी कीजिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिए। तो पिछले साल का क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं 67वीं बीपीएससी का जो अगले महीना एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए आज हम लोग 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसको क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस किया जाएगा कि देखिए, किसी भी क्वेश्चन को आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन बनाते हैं तो इस तरह से रटिए नहीं, उसको इस तरह से बनाना है। पिछले साल का क्वेश्चन इस तरह से बनाना है कि उस क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या उस ऑप्शन से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस सारे क्वेश्चन को आप बनाइए। आप नेट से देखिए या किसी किताब की मदद लीजिए, लेकिन उस टाइप सारे क्वेश्चन को बनाइए ताकि उस टाइप अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। और यही होता है एग्ज़ाम पैटर्न का तैयारी करने का तरीका, ठीक है। नहीं तो सिलेबस में तो बहुत कुछ दिया रहता है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस बहुत कुछ दिया रहता है, लेकिन पढ़ना क्या है, रियली में क्या पढ़ना है, आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा। पिछले साल के क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि अगर रियली में क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पिछले साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए, इससे आपको आने वाला एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में शुरू करते हैं कि बीपीएससी का क्वेश्चन, यानी पिछले साल का क्वेश्चन जो 65वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन किस तरह से तैयारी किया जाता है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, आप लोग भी देखिए समझिएगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि देसर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, ये बताइए। देसर कथा पुस्तक किसने लिखा था, इसका जवाब दीजिए। आप लोग ही जवाब देते रहिएगा ताकि मज़ा आएगा आपको क्लास करने में, ठीक है। तो इसका जवाब जो होगा, सखाराम गणेश देवस्कर ने देसर कथा लिखा था, ठीक है। देसर कथा किसने लिखा था, तो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा था, ठीक है। और ये बताइए देसर कथा कब लिखा गया था, इसका जवाब दीजिए। देसर कथा जो है कब लिखा गया था, इसका जवाब दीजिए। देसर कथा कब लिखा गया था, तो 1904 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1904 ईस्वी में लिखा गया था। और देसर कथा किस भाषा में लिखा गया था, तो देसर कथा जो है बंगाली भाषा में लिखा गया था, ठीक, इसका भी ध्यान रखिएगा। देसर कथा कब लिखा गया था, तो 1904 ईस्वी में लिखा गया था। देसर कथा कौन लिखा था, तो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा था, ठीक है। और ये कब लिखा गया था, तो आपको पता है कि 1904 में लिखा गया था। और किस भाषा में लिखा गया था, तो ये बंगाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इसी टाइप पढ़िए ताकि उससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, ये बताइए। बिहार में जो सर्च लाइट समाचार पत्र थे उसका संपादक कौन थे, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब क्या होगा, तो ये है मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसके विषय में और कुछ बताते हैं कि सर्च लाइट समाचार पत्र का
ये शुरुआत कब किया गया था ये बताइए। सर्च लाइट समाचार पत्र का शुरुआत कब किया गया था? तो 1918 ईस्वी में सर्च लाइट समाचार पत्र का शुरुआत किया गया था। इसका भी ध्यान रखिएगा कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का शुरुआत किया गया था 1918 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इसको अच्छी तरह से डिस्कस कीजिए। किसी भी क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो अच्छी तरह से डिस्कस कीजिए ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन न हो सके, ठीक है। चलिए ये बताइए सर्च लाइट का पहले संपादक कौन थे? इसका जवाब दीजिए। ये सर्च लाइट समाचार पत्र थे, उनके पहले संपादक कौन थे? तो सैयद हैदर थे। कौन थे? इसका भी देख लीजिए कि इस टाइप क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और कोई भी क्वेश्चन अगर उठाते हैं ना तो उससे ही क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका देखिए, इसको देखिए, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक, पहले संपादक का नाम बताइए। तो सैयद हैदर अली थे, ठीक है। सैयद हैदर हुसैन थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब दूसरे बताइए सर्च लाइट समाचार पत्र के दूसरे संपादक कौन थे? तो दूसरे संपादक जो थे महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे? महेश्वर प्रसाद, ठीक है। इससे इस तरह से पढ़िएगा तो एक ही आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। दूसरे संपादक, बिहार में सर्च लाइट के संपादक दूसरे संपादक कौन थे? तो ये आपको महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे? महेश्वर प्रसाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ये बताइए। 1931 में एक बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, किसने किया था? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए तो कौन किए थे? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा नहीं किए थे, ठीक है। ये स्वामी योगानंद भी नहीं किए थे, नरहरि पारिख भी नहीं किए थे, दादा भाई नौरोजी भी नहीं किए थे। तो ये चारों ऑप्शन में से कोई नहीं किए थे, तो बताइए कौन किए थे? इसका जवाब दीजिए। ये फूलन प्रसाद वर्मा भी बिहार समाजवादी पार्टी का गठन नहीं किए थे, स्वामी योगानंद भी नहीं किए थे, नरहरि पारिख भी नहीं किए थे, दादा भाई नौरोजी भी नहीं किए थे। तो इसका आंसर कौन होगा? ई आंसर होगा। जब कोई नहीं ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा तो आंसर कौन होगा? ई होगा, ठीक है। तो ये बताइए 1931 में जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कौन किया था? इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो किया गया था वो राम वृक्ष बेनीपरी किए थे, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपरी, ठीक है, कुछ लोग मिलकर किए थे। राम वृक्ष बेनीपरी किए थे आपको। फिर जो हो गया रामानंद किए थे, ठीक है। रामानंद किए थे, रामानंद, ठीक है, रामानंद किए थे। और गंगा शरण सिन्हा किए थे। कौन किए थे? गंगा शरण सिन्हा किए थे, ठीक है। ये तीन मिलकर जो है आपका ये बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किए थे। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। गंगा शरण प्रसाद, ठीक है, गंगा शरण सिन्हा किए थे, ठीक है। तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो किए थे राम वृक्ष बेनीपरी किए थे, रामानंद किए थे और गंगा शरण सिन्हा किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है आपके सामने ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब दीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? इसका जवाब दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। चलिए और ये बताइए इसमें, अच्छा ये बताइए कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, ठीक है। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जो कि वो कहाँ है? बम्बई में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए, आप लोग भी पढ़िए समझिए ना। अगला क्वेश्चन है
मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? ये नारा किनका दिया हुआ है ये बताइए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? ये किसका नारा है? इसका जवाब दीजिए। तो ये बाल गंगाधर तिलक का नारा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिए थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक बोले थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसके विषय में और कुछ बता देते हैं। देखिए कि ये जो नारा दिया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये कब बोले थे ये बताइए। ये कब का नारा है? तो ये जो है 9 अप्रैल 1916 ईस्वी में बोला गया था। कब बोला गया था? 9 अप्रैल 1916 ईस्वी को ये नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और ये जिसके बाद इंडियन होम लिंक की शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? बताइए। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड उपाधि जो है किस कारण जो है त्याग दिए थे? इसका जवाब दीजिए। तो ये आंसर होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 1919 ईस्वी में जो हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अच्छा ये कहाँ हुआ था? इसका जवाब दीजिए। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था, ठीक है। और इसको जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ये बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप क्वेश्चन जरूर बनाए, ठीक है। तो ये बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए उसको पूरा बता ही देते हैं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था ये बताइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, है ना, रिपीट क्वेश्चन हो गया है ना। तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ये बताइए भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दिया गया था? भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दिया गया था? तो ये भगत सिंह को फांसी की सज़ा जो है आपको 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो भी ऑप्शन के अनुसार सारा क्वेश्चन बना डालिए, ठीक है। जालियांवाला हत्याकांड आप लोग जानबे करते हैं कब हुआ था। आप लोग जानते हैं जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अच्छा चौरी चौरा का हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा का घटना कब हुआ था ये बताइए। चौरी चौरा की घटना कब किया गया था? कब हुआ था? इसका जवाब दीजिए। तो ये जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी में किया गया था। 4 फरवरी 1922 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा भगत सिंह के साथ भी कई लोगों को सज़ा मिला था, आपको पता है। भगत सिंह सिंगल नहीं, मतलब उनको फांसी की सज़ा दिया गया, इनके साथ कई लोगों को फांसी की सज़ा दिया गया था, ठीक है। अच्छा इनके साथ जो किन किन लोगों को सज़ा दिया गया था ये बता दीजिए। तो ये इनके साथ जो है भगत सिंह के साथ जो सुखदेव और राजगुरु दोनों थे, ठीक है। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु
तीनों को फांसी की सज़ा दिया गया था, जो कि आपको 23 मार्च 1931 में दिया गया था। कितने बजे ये बताइए, कितने बजे? तो ये आपको 7:33 पर, कितने बजे? 7:33 पर ये इनको फांसी की सज़ा दिया गया था। ठीक है, ये सब याद रखिए क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, चोरा चोरी का घटना जो हुआ था इसके बाद जो है सो वो कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को तो हुआ था। इसमें जो क्या हुआ था, इसमें जो है इस चौकी में जो आग लगा दिया गया था, जिसके 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को भाई इस तरह से बनाओ कि उस टाइप क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की है? ये बताइए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? इसका जवाब दीजिए तो। किसने किया था? ये आपका गोपाल कृष्ण खोखले किए थे। कब किए थे? भारत सेवक समाज की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण खोखले किए थे। ठीक है, और कब किया गया था ये बताइए, भारत सेवक समाज की स्थापना कब किया गया था? इसका जवाब दीजिए तो ये जो 1905 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में जो है भारत सेवक समाज की स्थापना किया गया था। और कौन किए थे? गोपाल कृष्ण खोखले किए थे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता वो देख लीजिए। क्वेश्चन 8 कहता है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ये बताइए, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दिया गया था? इसका जवाब दीजिए तो किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दिया गया था? तो ये आपको राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को दिया गया था। और साथ में एक और थे, उसका नाम बताइए। ठीक है, साथ में एक और थे जो कि रोशन सिंह भी थे। ठीक है, रोशन सिंह को भी फांसी की सजा दिया गया था काकोरी कांड में। ठीक है, रोशन सिंह को भी। ठीक है, इनको छोड़ दिया गया इसमें। रोशन सिंह को जो है फांसी की सजा दिया गया था इनके साथ में, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला और रोशन सिंह को जो है काकोरी ट्रेन डकैत कांड में जो है फांसी की सजा दिया गया था। ठीक है, अच्छा कब दिया गया था? इसका जवाब दीजिए। इनको फांसी की सजा कब दिया गया था? इनको जो है फांसी की सजा कब दिया गया था? तो ये 1927 ईस्वी को फांसी की सजा दिया गया था। ठीक है, ये 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को जो है इनको फांसी की सजा दिया गया था। ठीक है, ये जो कांड हुआ था काकोरी ट्रेन डकैत कांड जो हुआ था, कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में जो है काकोरी ट्रेन डकैती का कांड हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा ये भी थोड़ा देख लीजिए, सूर्य सेन और उधम सिंह इन लोगों को भी फांसी की सजा दिया गया था दूसरे कांड में। ठीक है, तो इनको सूर्य सेन को तो 12 जनवरी 1934 को फांसी की सजा दिया गया था, और उधम सिंह को जो है 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग का भारत देश में कई लोग क्रांतिकारी हैं जो कि फांसी की सजा कई लोग को हुआ है, तभी जाकर जो भारत हम लोग का देश आज़ाद हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? ये बताइए, ये जो किताब लिखा गया है इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा था? इसका जवाब दीजिए तो। ये C.R. दास लिखे थे। कौन लिखे थे? C.R. दास। ठीक है, C.R. दास लिखे थे। ठीक है, यानी कि इनका पूरा फुल फॉर्म नाम जो होता है चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये बताइए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब दीजिए तो ये आपको ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किए थे ज्योतिबा फूले किए थे। ठीक है, और कब किए थे? इसका जवाब दीजिए, कब किए थे? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपको 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1873 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, कौन किया था वो भी देख लीजिए,
कब हुआ तो वो भी देख लीजिए, किसने किया तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए ना। तो 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था, और कौन किए थे? ज्योतिबा फुले किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, ये दयानंद सरस्वती किन समाज का, ये भी इसका भी हम बता ही देते हैं कि दयानंद सरस्वती जो है, बताइए दयानंद सरस्वती जो कौन समाज का स्थापना किए थे, इसका जवाब दीजिए। तो दयानंद सरस्वती जो है कौन समाज की स्थापना किए थे? तो ये दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे, आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। और ये आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1975 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जवाब दीजिए। तो भाई इसका जवाब दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? देखिए जब प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो श्रीमती एनी बेसेंट है, ठीक है। ये आंसर ये होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है श्रीमती एनी बेसेंट है, ठीक है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की अगर बात करता है तो सरोजिनी नायडू होगा, ठीक है। भारतीय महिला की अगर बात करेगा तो सरोजिनी नायडू होगा, और सिर्फ महिला की बात करेगा तो होगा श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन होगा ये बताइए। तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट। ये कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखना है आपको, 1917 ईस्वी में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, एनी बेसेंट। और ये सरोजिनी नायडू जो है भारतीय महिला है, जो कि भारतीय महिला प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है, जो कि कब बने थे? ये 1925 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 1925 ईस्वी में बने थे, ठीक। इसको भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना आपको है। ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? इसका भी जवाब दीजिए, चूँकि ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? इसका जवाब दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का महासचिव, प्रथम महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। अगर इसके बात किया जाए प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थी? ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसका थोड़ा देख लीजिए आप लोग, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़िए और समझिए और बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इसका जवाब दीजिए। तो भाई इसका जवाब जो होगा विनोबा भावे होगा। कौन होगा? विनोबा भावे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि लंदन में इंडिया हाउस की संस्थापक कौन थे? ये बताइए, लंदन में इंडिया हाउस की संस्थापक कौन थे? इसका जवाब दीजिए। तो लंदन में जो है इंडिया हाउस की संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और एक चीज़ और बताइए कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, लेकिन इसकी स्थापना कब किया गया था ये बताइए। इंडिया हाउस की स्थापना कब किया गया था? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में किया गया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1905 ईस्वी में जो है ये इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। इस चीज़ ध्यान रखिएगा, लंदन में जो है इंडिया हाउस की 1905 ईस्वी में स्थापना किया गया था। और कौन किए थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये बताइए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका जवाब दीजिए। तो ये जो है महादेवलाल सराफ ने किया था। कौन किया था? इसका जवाब दीजिए। तो महादेवलाल सराफ ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और एक चीज़ और बताइए कि भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ये कब हुआ था? तो 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1930 ईस्वी में जो है नमक सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, बिहार में। और अगला क्वेश्चन है, अगला, अच्छा ये जो हुआ था 1930 में कहाँ से स्टार्ट किया गया था? चंपारण और सारण से आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो देखिए। सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये बताइए। 1939 में जो है बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका जवाब दीजिए। तो राहुल साकृत्यायन ने किया था। कौन किया था? राहुल साकृत्यायन ने किया था। ठीक है, चलिए ये कब किया गया था? तो सत्याग्रह के बाद कुछ लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। इसके छुड़ाने के लिए अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन बीपीएससी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे 10 क्वेश्चन जो है हम अगले क्लास में आपको क्लियर करेंगे, अगले क्लास में डिस्कस कराएंगे। आज के क्लास में सिर्फ जीके, जीएस और करेंट अफेयर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ का, वो क्वेश्चन अगले क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर चलते हैं आगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। ये 26 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है? हड्डियों की पढ़ाई जो होता है विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है? इसका जवाब दीजिए। तो ये जो है आपका एस्ट्रोलॉजी के द्वारा होता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी शाखा है जो कि हड्डियों की पढ़ाई किया जाता है। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में एंजाइम नहीं होता है? इसका जवाब दीजिए। तो विषाणु में होता है। ठीक है, वायरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? बताइए, शरीर के किस अंग में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? इसका जवाब दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गया था। ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में। किस में? अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? कौन सा हार्मोन है जो कि आयोडीन मिली होती है? इसका जवाब दीजिए। तो थायरोक्सिन में जो है आयोडीन मिली होती है। ठीक है, थायरोक्सिन में जो है आयोडीन मिली होती है। अच्छा, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये बताइए। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग होता है। ठीक है, ठीक है, जो कि नमक खाने से घेगा रोग खत्म होता है। ठीक है, इस तरह से। चलिए
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है वो देखिए कि एड्स किसका कारण होता है। बताइए एड्स बीमारी जो होता है ये किसके कारण होता है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको विषाणु कारण होता है, यानी कि वायरस है, वायरस के कारण होता है। यानी कि एड्स जो होता है फैलने वाला बीमारी होता है, ठीक है, वायरस के कारण होता है, ठीक है। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि एड्स का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताइए। एड्स का जो है पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जवाब दीजिए। एड्स का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का जो फुल एम होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है ह्यूमन डिफेंसी सिंड्रोम, ठीक है। और HIV का मतलब होता है, देखिए HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है दाब का मात्रक क्या होता है। बताइए दाब का मात्रक, भाई दाब का मात्रक किलोग्राम तो होता ही नहीं, तो चारों ऑप्शन गलत है, चारों ऑप्शन गलत है। दाब का मात्रक जो होता है किलोग्राम में नहीं होता है। इसका तो आंसर कौन होगा, ई होगा। जब चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा तो आंसर कौन होगा, ई होगा, ठीक है। अच्छा, तो दाब का मात्रक होता क्या है ये बताइए। दाब का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपको दाब का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। दाब का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये किलोग्राम में नहीं होता है दाब का मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। बताइए कितने मिनट में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो 8 मिनट में, ठीक है। या कुल मिलाकर बात की जाए तो 8 मिनट कुछ सेकेंड में आता है, यानी कि प्लस में जोड़ लीजिए 16 सेकेंड, ठीक है। कहीं कहीं 15 दिया हो, कहीं कहीं 16 दिया हो, कहीं कहीं 13 दिया हो, ठीक है। तो 8 मिनट 16 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। बताइए अदिश राशि कौन सी है, इसका जवाब दीजिए। तो अच्छा, अदिश राशि किसको कहा जाता है वो समझ लिए। अदिश राशि वो होता है जिसमें दिशा नहीं होता है, ठीक है। अदिश राशि वो होता है जिसमें दिशा नहीं होता है। वैसा राशि जिसमें दिशा होता है उसको सदिश राशि बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका जवाब दीजिए तो भाई कि ये जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। अदिश राशि कौन है बताइए, ये आपका अदिश राशि कौन है। तो दाब जो है अदिश राशि है, यानी कि दाब में जो है कोई जो है इसमें दिशा नहीं होता है। बल में दिशा होता है, वेग में भी दिशा होता है, त्वरण में भी दिशा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, इसका जवाब दीजिए। तो ये विकृत का जो है मात्रक नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब का मात्रक होता है लेकिन विकृत का मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। बताइए वायु में जो है ध्वनि तरंग होती है, तो ये अनुदैर्ध्य होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। बताइए ये 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे कि फ़ारेनहाइट यानी कि F फ़ारेनहाइट माइनस होता है आपका क्या होता है बताइए, 32 होता है, ठीक है। 32/9 होता है, ठीक है। और ये आपका जो है इसे C-5 होता है, ठीक है। C-5 होता है। अच्छा, इसको 9 या 5 क्यों लिखा जाता है ये आपको बता दे क्या। चलिए बताने के लिए इसको थोड़ा शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से बताते हैं आपको। देखिए होता क्या है एक्चुअली कि जो आपका फ़ारेनहाइट होता है ना, माइनस फ़ारेनहाइट
-32 होता है, ठीक है। यहाँ पर 180 होता है, ठीक, कितना होता है 180, ठीक है। इक्वल टू होता है सेल्सियस बटा 100, यानी कि आपको जो है पानी जो सेल्सियस पर 100 डिग्री में गर्म हो जाता है, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो पानी जो 180 डिग्री पर गर्म होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 180 दिया गया है और यहाँ पर 100 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 100 दिया गया। अगर इसको हम काटते हैं तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अगर 2 से काटते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाता है। अगर 2 से इसको 10 को काटते हैं तो 5 होगा, ठीक है। तो वही इससे पहले हम जो लिखे थे कि फ़ारेनहाइट -32/9 लिखे थे और यानी सेल्सियस बटा 5 लिखे थे, ठीक है। यहाँ से आता है वो चीज़, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो उसको पुनः हम लिख देते हैं कि फ़ारेनहाइट जो होता है फ़ारेनहाइट -32, ठीक है, और आपका 9 होगा, ठीक है। और इक्वल टू होगा सेल्सियस बटा 5 होता है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम दे देते हैं फ़ारेनहाइट हमको इसको निकालना है तो जैसे लिख देना है यहाँ पर फ़ारेनहाइट। अब -32 करना है, ठीक है। कितना करना है -32, ठीक है। अब बटा 9 है तो बटा 9 लिख देंगे। और इसके बाद सी है यानी सेल्सियस, कितना सेल्सियस दिया हुआ तो 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ बटा 5 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको अगर 5 से 50 को काटते हैं 10 बार में कटेगा, ठीक है। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फ़ारेनहाइट माइनस होगा आपको -32 है, ठीक है। और इसके बाद इक्वल टू अगर 9 और 10 को गुना करते तो 90 हो जाता है इधर, ठीक है, ठीक है। अगर 32 को अगर उस पार ले जाते हैं, ठीक है, तो 90 प्लस क्या होगा 90 प्लस 32 होगा, ठीक है। 32 हो जाएगा, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। और 90 प्लस 32 को जोड़ देते हैं तो कितना होगा 122 डिग्री, कितना हो जाएगा भाई 90 और 32 को जब जोड़ेंगे तो 122 डिग्री होगा, ठीक है। इसको तरफ ध्यान रखना है। 90 और 32 को अगर जोड़ते हैं तो 122 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो आंसर कौन होगा बी आंसर होगा, यानी कि 50 डिग्री को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 122 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। 22 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में हम चेंज करते हैं तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि इसमें फार्मूला में क्या है कि F-32/9 इक्वल टू C-5। इसी फार्मूला को आपको फ़ारेनहाइट से आपको जो है सेल्सियस से चेंज कर देना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर देना है, ठीक है। यही एक फार्मूला है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, बताइए हर्ट्ज में जो होता है क्या नापा जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो भाई तो ये आवृत्ति नापा जाता है। क्या नापा जाता है? आवृत्ति नापा जाता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, बताइए शरीर का जो तापमान होता है क्या कौन नियंत्रित करता है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका जो है सेरेबेलम नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? सेरेबेलम नियंत्रित करता है शरीर का तापमान, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, इसका जवाब दीजिए। आप तो जानते ही होंगे विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। एकदम इजी, देखिए इजी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी मॉडर्न टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाता है, कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि किसी से नहीं बनते, यानी कुछ लोगों से बनता है, ठीक है। तो मॉडर्न से लेके इजी तक आपसे क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो ए मीटर से नापी जाती है। किस मीटर से नापी जाती है? उपकरण से नापी जाती है, तो ए मीटर से नापी जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, बताइए विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, इसका जवाब दीजिए। तो ये वाट, विद्युत का जो है इकाई, जो विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये बताइए। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है
किसको कहा जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है किसको कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो है रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड जो है किस चीज़ को खोजे थे? तो प्रोटॉन की खोज किए थे। ठीक है, रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन की खोज किए थे। ठीक है, और आपको सीवी रमन जो है क्या चीज़ का खोज किए थे? तो ये तो खोज बहुत का किए थे, लेकिन इनको जो है से मेन इंपॉर्टेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीवी रमन को जो है सो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1900 कब दिया गया था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार? तो 1928 इसमें दिया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ बताते हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तथ्य में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तथ्य की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? ये बताइए। मास पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिया हुआ, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिया हुआ है। तो मास इक्वल टू क्या होता है? देखिए मास नंबर कैसे निकालते हैं, यानी कि ए इक्वल टू होगा आपका कि, ठीक है, P इंटू ई, मतलब P हमारा कितना है? तो 18 है। ठीक है, 18 प्लस 20 है। ठीक है, प्लस 20, 18 20 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 38 होगा। ठीक है, 38 होगा, यानी कि ये आपको जो मास निकलेगा, द्रव्यमान संख्या निकलेगा 38। ठीक है, आंसर ये होगा। ठीक है, इतना तो आप फार्मूला जानते ही होंगे, और ये उसी तरह से इस विषय में आपको जानकारी होना चाहिए, है ना, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाले गैस कहा जाता है? ये बताइए, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़िए, इसको समझिए, बताइए, है ना। 43 नंबर क्वेश्चन जो है आपको हंसने वाली गैस कौन सा है बताइए? तो नाइट्रस ऑक्साइड। कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो ये गैस जो है तथ्य नहीं, ये मिश्रण है। क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, बाकी सब तथ्य है। ठीक है, गैस जो होता है बहुत सारा, ये कई गैस को मिलाकर जो है सो मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी का पीएच मान क्या होता है? बताइए, जो पानी होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। ठीक है, ये पीएच मान वाला आप लोग देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, पानी का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। बताइए, ग्रीन हाउस गैसों में जो मुख्य घटक होता है वो किसके कारण होता है? ये बताइए। तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड के कारण भी होता है। ठीक है, मीथेन के कारण भी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें से आंसर कौन होगा? जब एक से अधिक आंसर हो जाए या आंसर नहीं हो तो आंसर कौन होना चाहिए? ई होगा। ठीक है, आंसर कौन होगा? ई होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आंसर एक से अधिक हो जाता है तो आंसर ई होगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आंसर कौन होगा? ई होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए आप लोग। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है। बताइए, ऑक्सीजन जो अनुपस्थिति किस में होती है? यानी कि सीमेंट में ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बताइए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इसका जवाब दीजिए। तो ये आइसोप्रीन का। ठीक है, आइसोप्रीन का जो है ये प्राकृतिक रबर का बहुलक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ग्लूकोज का सूत्र जो होता है क्या होता है? बताइए, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है?
ग्लूकोज का जो सूत्र होता है क्या होता है, इसका जवाब दीजिए। तो ग्लूकोज का सूत्र जो होता है तो C6H12O6 होता है, ठीक है, C6H12O6 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि CO समूह का अमांत क्रम क्या है, बताइए। CO समूह का जो अमांत क्रम क्या है, इसका जवाब दीजिए। तो ये 3 है, ठीक है, ये 3 है। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जो था BPSC 65वीं BPSC में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये समय ज़्यादा हो गया है, लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए इसमें 50 क्वेश्चन ही डाला गया है, ठीक है। स्टूडेंट दिया गया था जो कि 65वीं BPSC में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस सारे क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया गया है। इस क्लास में 50 क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। चूँकि वीडियो लंबा होने के कारण इस ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया गया है। अगर 50 के बाद अगला क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है, तो अगला वीडियो में जाए, 50 के बाद वो अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। स्टूडेंट अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपके लिए बेनिफिट हुआ होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।